हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एएस को लर्न करने की ट्रिक को डिस्कस करेंगे एंड एएस 14 को भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको लर्न करने के लिए हम एक स्टोरी की हेल्प लेंगे और वो स्टोरी हमसे ही रिलेट करेगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ट्रिक एएस को लर्न करने की। सबसे पहले क्या आता है AS1, जो क्या है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखिए, हम ये मानकर चलते हैं कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारी पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो फर्स्ट नंबर पर हम क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज को डिस्क्लोज करते हैं। उसके बाद आता है कि पॉलिसीज को डिस्क्लोज कर दिया तो अब जो बिजनेस करना है उसके लिए हमें मटेरियल लाना पड़ेगा, इन्वेंट्री लानी पड़ेगी। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर हम डिसाइड करते हैं कि क्या इन्वेंट्री हम लाएंगे, किस चीज़ का हमारा बिजनेस होगा, कितनी हमारी इन्वेंट्री होगी। तो यहाँ पर हम इन्वेंट्री को डिसाइड करते हैं सेकंड नंबर पर। अब इन्वेंट्री डिसाइड हो गई तो उसको लाने के लिए हमें किसकी नीड होगी, कैश की नीड होगी। तो फर्स्ट नंबर पे हमने क्या किया, अपनी पॉलिसीज को डिस्क्लोज किया, फिर इन्वेंट्री को डिसाइड किया और इन्वेंट्री के लिए हमें किसकी नीड हुई, कैश की नीड हुई। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ नंबर पर। हम ये मान रहे हैं कि अब हमारा 1 ईयर कंप्लीट होने को है और 1 ईयर जब कंप्लीट होना है तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो हमने देखा कि कुछ कंटीजेंसीज और इवेंट्स अराइज हो गई। ठीक है, जैसे कि कोर्ट केस, तो कुछ कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अराइज हो रहे हैं तो उनसे लेकर के हमने यहाँ पर फोर्थ नंबर पर बात की। ठीक है, फिर आता है कि अब 1 ईयर हमारा कंप्लीट हो जाता है AS फिफ्थ में और हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, पॉलिसीज डिसाइड की हैं, फिर इन्वेंट्री डिसाइड की है, फिर उसके बाद क्या आ गया है कि हमने कैश को अरेंज किया। उसके बाद हमने देखा कि कुछ कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स आ रही हैं, हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाले हैं तो उसको लेकर के तो उनकी एडजस्टमेंट करेंगे। और फिर हमने यहाँ फिफ्थ नंबर पर अपने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दी मान लीजिए, और नेट प्रॉफिट एंड लॉस हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या आता है कि यहाँ पर AS6 नहीं है, हम जानते हैं AS6 यहाँ से हट चुका है। और अभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि AS6 किससे रिलेटेड था तो वो था डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, उसके बाद AS6 को हम भूल जाते हैं, उसके बाद लेते हैं हम AS7। अब हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो गया, अब हम आगे की ओर मूव करते हैं तो हम नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स को ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसका है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर पर हमने मूव किया कॉन्ट्रैक्ट्स की ओर। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट्स हमने लिए तो इससे हमारी रिवेन्यू बढ़ने लग गई है, हमने हमारी रिवेन्यू जनरेट हो रही है। जब रिवेन्यू बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज प्लांट एंड इक्विपमेंट को खरीदते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि AS8 भी यहाँ पर नहीं है, ये याद करके रखेंगे बिल्कुल कि AS6 भी नहीं है यहाँ पर और AS8 भी नहीं है। ठीक है, रिवेन्यू जनरेट होने के बाद हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को खरीदा और अब क्या हुआ, हमारा बिजनेस इतना अच्छा ग्रो कर रहा है कि अब हम फॉरेन की ओर भी मूव कर गए हैं। ठीक है, तो हम वर्ल्ड की ओर भी जा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज करने लगे हैं। और इसको देखकर गवर्नमेंट हमसे खुश हो रही है और गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है। गवर्नमेंट जब ग्रांट देती है तो हमारे पास पैसा आता है और उसको हम यहाँ पर अब इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम और प्रॉफिट उसको अर्न कर सके उस ग्रांट से। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। और इन्वेस्ट करने के साथ ही हम अमल गमेशन भी करते हैं। अमलगमेशन में क्या होता है, 2 या 3 कंपनीज मर्ज हो जाती हैं और नई कंपनी क्रिएट होती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मर्जर करने लग जाते हैं, हम और ज़्यादा ग्रो करते हैं, हमारी कंपनीज को हम बढ़ा रहे हैं। तो क्या हुआ, हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, उसको हमने इन्वेस्ट किया और अब हम अमलगमेशन करते हैं। और उसके बाद जब अमलगमेशन हो जाता है तो हमारे एम्प्लॉयज़ बढ़ जाते हैं। एम्प्लॉयज़ बढ़ गए तो उनसे रिलेटेड कॉस्ट भी बढ़ जाती है क्योंकि हमें उनको ऑपरेट करने के लिए बोरो करना पड़ता है और हमारी यहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ रही है, पहले एम्प्लॉय बढ़ते हैं उनके लिए कॉस्ट बढ़ती है और अब उनको अरेंज करने के लिए हम सेगमेंट बना देते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस यहाँ पर बढ़ चुका है, हर चीज़ बढ़ रही है। तो हम यहाँ पे उनके सेगमेंट बना देते हैं और सेगमेंट बनाने के बाद क्या आता है कि वो सब क्या होती है, रिलेटेड पार्टीज ही होती हैं। एट लास्ट हम उन रिलेटेड पार्टीज को एक साथ डिस्क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी पॉलिसीज़ को बनाते हैं और डिस्क्लोज करते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री को डिसाइड करते हैं, उसके लिए हमें कैश की नीड होती है। फिर हमारा 1 ईयर कंप्लीट होने को है, कुछ कंटीजेंसीज अराइज होती हैं और कुछ इवेंट्स आते हैं, उनकी अरेंजमेंट करने के बाद हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं और अब हम कॉन्ट्रैक्ट्स और ज़्यादा लेने लगते हैं। और फिर क्या होता है, हमारी रिवेन्यू बढ़ती है जिससे हम प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट खरीदते हैं और
फॉरेन की ओर भी मूव कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, गवर्नमेंट खुश होकर हमें ग्रांट देती है, उस ग्रांट को हम इन्वेस्ट करते हैं और हम अमलगमेशन भी करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ बढ़ जाते हैं और उनको बढ़ने के कारण उनकी कॉस्ट भी आने लगती है, बोरोइंग कॉस्ट आती है। फिर हम उसको अरेंज करने के लिए सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एट लास्ट उन सब पार्टीज़ को हम एक साथ में डिस्क्लोज कर देते हैं, क्योंकि वे सब रिलेटेड पार्टीज़ ही थी, ठीक है। आई होप यहाँ से कुछ आपको हेल्प मिली होगी, जिससे ये एएस लर्न हो जाए। ओके, ये सिर्फ लर्न करने के लिए ही है। अगर आप में से किसी को लगता है कि इससे बेटर और अच्छी ट्रिक आपको पता है या हो सकती है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। इससे और बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद आता है AS14। ये किससे रिलेट करता है, ये अभी हमने देखा, ये करता है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, ठीक है। अमलगमेशन में क्या होता है, यहाँ पर दो कंपनीज होती हैं, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ये दोनों यहाँ पर मर्ज हो जाती हैं, मीन्स इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है और यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट होती है, सी लिमिटेड। ये याद रखेंगे कि अमलगमेशन में ए लिमिटेड भी खत्म हो जाती है, बी लिमिटेड भी खत्म हो जाती है और नई कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, सी लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कर लेते हैं जो हमारे एएस में यूज़ की जाती हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी कौन सी होती है, जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसी दूसरी कंपनी में, वो होती है ट्रांसफरर कंपनी। उसके बाद आती है ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी क्या होती है, जिसमें उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, जो ए को अगर इसमें ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो ए क्या है यहाँ पर, ट्रांसफरर कंपनी, और बी क्या है, ट्रांसफरी कंपनी। और जो हमारा AS14 है वो ट्रांसफरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ अकाउंट्स कौन प्रिपेयर कर रहा है, ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। उसके बाद आता है अमलगमेशन। क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू ए न्यू एंटिटी। मैंने अभी बताया यहाँ पर टू या फिर ज़्यादा कंपनी भी हो सकती हैं, वो मिल जाएंगी और एक न्यू एंटिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है अब्जॉर्प्शन। देखिए अमलगमेशन यहाँ पर नाम ज़रूर है, बट यहाँ पर तीन टर्म्स को ये एएस इंक्लूड करता है। एक आता है अमलगमेशन, एक आता है अब्जॉर्प्शन और एक आता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये इन तीन चीज़ों को इंक्लूड करता है। अमलगमेशन हमने देखा, टू कंपनी मिलती हैं, उन दोनों की एग्जिस्टेंस खत्म होती है और एक नई क्रिएट हो जाती है। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसके अंदर एक जो बड़ी कंपनी है वो टेक ओवर कर लेती है सेकेंड कंपनी को, ठीक है, जो विकर होती है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ए का टेक ओवर कर लिया जाता है बी के द्वारा, और जो ए है इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, ए खत्म हो जाती है और ए को बी में मिला दिया जाता है, बी चलती रहती है, ठीक है। ये होता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन द पावरफुल कंपनी टेक्स कंट्रोल ओवर द वीकर कंपनी। उसके बाद आता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या होता है, ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ए कंपनी पहले जो काम कर रही थी, अब वो कंपनी बी नेम से काम करेगी, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, यहाँ पर कोई दूसरी कंपनी नहीं आती है, ए ही कंपनी होती है, बस उसका नेम चेंज करके यहाँ पर बी कर दिया जाता है, इसकी सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बी में चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ नेम चेंज किया जाता है और यहाँ पर ए की एग्जिस्टेंस को खत्म किया जाता है। वन इंपॉर्टेंट जो थिंग यहाँ पर क्या है, AS14 उन्हीं से डील करेगा जहाँ पर कोई एक कंपनी बंद ज़रूर होगी, ठीक है। अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों ही कंपनीज चलती रहती हैं तो ये वहाँ पर अप्लाई नहीं होता, कम से कम एक तो बंद होनी ही चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने तीनों में ही देखा, अमलगमेशन में दोनों की दोनों कंपनीज बंद होती हैं, अब्जॉर्प्शन में एक बंद होती है, दूसरी उसका टेक ओवर कर लेती है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी ए जो ओल्ड वाली है वो पहले बंद होती है, फिर वो बी नेम से काम करती है। फिर आता है इक्विजिशन। इक्विजिशन AS14 से बाहर है। इक्विजिशन में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स को एक्वायर कर लेती है, ठीक है। तो इक्विजिशन में ऐसे होता है, इक्विजिशन इज व्हेन वन कंपनी परचेजेस मोस्ट और ऑल ऑफ अनदर कंपनीज शेयर्स टू गेन कंट्रोल ऑफ दैट कंपनी। इसमें कोई बंद नहीं होती है, ठीक है, इक्विजिशन में बंद नहीं होती, इसलिए AS14 में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। आगे है AS14 स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद, मीन्स AS14 किससे डील नहीं करता है, तो अभी हमने देखा ये डील नहीं करता है किससे, इक्विजिशन से, ठीक है। उसके बाद आता है कि अमलगमेशन कितने टाइप का होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और एक होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसको हम समझ लें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है। देखिए अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में क्या होता है, हम ये मानकर चलते हैं कि जिस कंपनी को हम मर्ज कर रहे हैं उसके बिजनेस को एज इट इज़ हम चलाएंगे,
इसको लेकर के 5 कंडीशन हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वाली बात है इसको समझने के लिए वो ये है कि मर्जर में हम ये मानकर चलते हैं कि जो ओल्ड कंपनी थी उसका जो बिजनेस है उसको एज इट इज़ हम आगे चलाते रहेंगे, हम ये सोचकर उसको अपने साथ मर्ज कर रहे हैं। और जो परचेज होता है उसके अंदर क्या होता है, जो जो कंपनी मीन्स ओल्ड वाली कंपनी जो न्यू कंपनी में मर्ज हो रही है उसकी एग्जिस्टेंस खत्म कर दी जाती है परचेज में। ठीक है, मैं यहाँ पर जो ट्रांसफरर कंपनी है उसको ओल्ड बोल रही हूँ और जो ट्रांसफरी कंपनी है उसको न्यू बोल रही हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको अच्छे से करते चलिएगा। जो ओल्ड वाली है उसको न्यू में मर्ज किया जा रहा है और जो ओल्ड वाली है उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है परचेज में, बट यहाँ जो मर्जर है उसके अंदर उसका बिजनेस चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पे 5 कंडीशन है, अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसको मान लिया जाता है कि वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। बट अगर ये पांचों फुलफिल हो जाती है तो माना जाता है कि वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। देखिए क्या क्या है कि जो सभी की सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं ओल्ड कंपनी की, मैं ट्रांसफरर को ओल्ड बोल रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए कि जो ओल्ड कंपनी की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो एज इट इज एसेट एंड लाइबिलिटी बन जाएंगी न्यू कंपनी की। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये रहती है। सेकंड वाली ये रहती है कि जितने भी शेयर होल्डर थे ओल्ड कंपनी के उसमें से कम 90% शेयर्स एज इट इज रहेंगे, शेयर होल्डर्स एज इट इज रहेंगे न्यू कंपनी के। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो ओल्ड कंपनी के कम से कम 90% शेयर होल्डर्स न्यू कंपनी के शेयर होल्डर भी रहेंगे, 90 से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट कम से कम 90% तो रहेंगे। ठीक है, फिर आती है कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी नो एडजस्टमेंट शुड बी मेड टू द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। बिल्कुल इजी सा टर्म है यहाँ पर बुक वैल्यू, मतलब ये है कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर की जा रही हैं ओल्ड कंपनी की न्यू में उनको आप बुक वैल्यू पर रखोगे। ठीक है, मैं इन तीनों को फिर से रिपीट करती हूँ कि जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं ओल्ड कंपनी की वो एज इट इज रहेंगी न्यू कंपनी की। ठीक है, और जो शेयर होल्डर थे ओल्ड कंपनी के उनमें से कम 90% शेयर होल्डर्स रहेंगे न्यू कंपनी की। ठीक है, उसके बाद है जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर की जा रही हैं उनको बुक वैल्यू पर ट्रांसफर किया जाएगा, बुक वैल्यू पर रखा जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाली क्या आती है कि जो शेयर होल्डर्स थे ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी इज डिस्चार्ज बाय ट्रांसफरी कंपनी, सॉरी यहाँ ट्रांसफरर कंपनी आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, जो शेयर होल्डर्स हैं ट्रांसफरर कंपनी के उनको डिस्चार्ज करना है मीन्स उनकी पेमेंट करनी है तो यहाँ इक्विटी शेयर्स इशू करके ही की जाएगी। ठीक है, बट अगर उनके फ्रैक्शनल शेयर्स हैं तब उन्हें कुछ एक फ्रैक्शन के लिए कैश में पेमेंट की जा सकती है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो शेयर होल्डर है ओल्ड कंपनी के उनकी जो पेमेंट है वो की जाएगी इक्विटी शेयर्स इश्यू करके, बट अगर फ्रैक्शनल शेयर्स थे तो कुछ एक शेयर फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए उन्हें कैश दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे आता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन बाय द ट्रांसफरी कंपनी, कि जो बिजनेस है ओल्ड कंपनी का वो बिल्कुल वैसे ही रन करता रहेगा ट्रांसफरी कंपनी में भी। ठीक है, मीन्स जो ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस है वो वैसे ही चलाएगी जो न्यू वाली कंपनी है। ठीक है, ये सोचना है हमें, ये यही अगर होती है कंडीशन तभी हम बोलेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो उसको बोला जाएगा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। अब अमलगमेशन के लिए जो इसकी अकाउंटिंग होती है उसमें दो तरह के मेथड हैं, दो कौन से हैं, एक पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और एक है परचेज मेथड। ये दोनों मेथड इसी के ही हैं। जो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है उसके मेथड को बोलते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और जो सेकंड वन क्या था हमारा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, उसके लिए जो मेथड यूज होगा वो होगा परचेज मेथड। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के लिए, ये पूछा जाता है कि ये किसके लिए होता है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में के लिए जो हमारे यहाँ मेथड यूज होता है वो है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिया है मैंने, क्या होता है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज या फिर रिजर्व्स हैं उनको कंबाइन कर लिया जाता है जो न्यू कंपनी है उसमें, लेकिन किस रेट पर किस वैल्यू पर किया जाता है, हिस्टोरिकल वैल्यू पर। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं ओल्ड कंपनी की वो किस वैल्यू पर जाती हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू पर, और जो परचेज मेथड है उसमें किस वैल्यू पर जाती हैं, मार्केट वैल्यू पर।
ठीक है। उसके बाद आता है ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनीज अंडरगोइंग मर्जर आर एग्रीगेटेड। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ जो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है वो कहता है कि सभी की सभी, ये ऑल वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कि जो सभी की सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उसको मर्ज कर लिया जाता है, मीन्स ले जाया जाता है न्यू कंपनी में। बट परचेज मेथड में क्या होता है, सिर्फ उन्हीं एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ले जाया जाता है जिनको टेक ओवर किया जाता है। देखिए हो सकता है बैलेंस शीट में काफ़ी सारी एसेट्स थी, मान लीजिए जैसे डेटर थे, स्टॉक थे, मशीनरी थी, फर्नीचर था, तो जो परचेज है उसके अंदर ये बोल दिया जाता है कि हम डेटर को नहीं लेंगे, तो हो सकता है डेटर को छोड़ दिया जाए और बाकी की एसेट्स को ले लिया जाए। तो इसका मतलब जब परचेज मेथड में देखेंगे तो हम सिर्फ जिनको टेक ओवर कर रहे हैं उन्हीं को ही रिकॉर्ड करेंगे, बट पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में किसी को भी नहीं छोड़ा जाता है, इन सब को ही लिया जाता है। ठीक है, ये मतलब है इसका, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनीज अंडरगोइंग मर्जर आर एग्रीगेटेड। ठीक है। उसके बाद आता है द आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसफर कंपनीज रिजर्व इज कैप्ट इंटैक्ट, मतलब जो भी रिजर्व्स होते हैं ओल्ड कंपनी के वो एज इट इज बने रहते हैं न्यू कंपनी में भी। ठीक है, वो किस मेथड की बात कर रहे हैं हम, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की। उसके बाद परचेज मेथड में क्या आता है, बस स्टैच्यूटरी रिजर्व को छोड़कर बाकी सबकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। ठीक है, सिर्फ स्टैच्यूटरी रिजर्व ऐसे एज इट इज बना रहता है, बाकी सबकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। बट पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में उन सब की जो एग्जिस्टेंस है वो एज इट इज रहती है। उसके बाद ये कहाँ अप्लाई किया जाता है, ये अप्लाई होता है मर्जर के केस में, और ये कहाँ होता है, इक्विजिशन के केस में। ठीक है। उसके बाद आता है जो डिफरेंस आता है परचेज कंसिडरेशन का एंड शेयर कैपिटल का, उसको आप रिजर्व्स में एडजस्ट करते हो, और जो यहाँ डिफरेंस आता है उसको कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल में एडजस्ट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है या डेबिट किया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। आप इस वीडियो को इन दो बार कम से कम ज़रूर देखिएगा, जिससे ये आपको लर्न हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा, और आपके सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।